नमस्कार मित्रों, एक बार पुनः आप सभी का हार्दिक स्वागत और हार्दिक अभिनंदन है आपके अपने चहेते यूट्यूब चैनल इंस्टा गुरुजी में, जहां पर मैं प्रकाश आंगड़ आप लोगों के लिए लेकर चल रहा हूं क्लास 10th के लिए जो बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनकी सीरीज। अपन ने चैप्टर नंबर 5 से लेके आई थिंक चैप्टर नंबर 10 तक सारे के सारे क्वेश्चंस कर लिए थे, है ना। अब आज चूंकि मैं हालांकि काफ़ी टाइम लंबे अरसे बाद, लगभग जो मैंने टाइम अभी नोट किया था, तो मेरे को 69 डेज एंड 22 आवर्स हो गए अभी जिस टाइम मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ अब तक, है ना। तो लगभग 70 डेज अगो मैंने जो लास्ट वीडियो अपनी थी वो डाली थी। आज उसके बाद थोड़ा सा आप लोगों का जो प्यार था वो मुझे दोबारा से खींच कर ले आया, और जो डेडिकेशन है जितनी आप लोगों की है उतनी डेडिकेशन मेरी भी आप सभी के रिजल्ट्स के प्रति है। अभी देखो, अगर अपन बात करें तो आज तो चलो अपन चैप्टर फर्स्ट की बात करेंगे। आज की मैं डेट की अगर बात करूँ तो 26 फरवरी आज की जो डेट है वो हो चुकी, और आपको पता है आपको जो फर्स्ट एग्जाम होने वाला है वो हुआ 12 मार्च को। अब अगर अपन दोनों के बीच में जो टाइम गैप है, टाइम इंटरवल है, उसकी बात करें तो आपके पास कुल मिला के मोटा मोटी 15 दिन बचे हैं। यू हैव ओनली 15 डेज रिमेनिंग। अब ये जो आपके 15 डेज है, इन 15 डेज को आपको इतनी अच्छी तरह से यूटिलाइज करना है कि जो आपने आज से पहले तक जितना भी 10th क्लास में आने के बाद पढ़ा है, या 10th से पहले भी जो आपका नॉलेज था जिसको कि हम पूर्व ज्ञान की श्रेणी में रखते हैं, वो सारा का सारा इन 15 दिन के अंदर इतना निचोड़ कर बाहर आ जाए कि इन 15 दिन के बाद जब अपन एग्जामिनेशन सेंटर में पेपर देंगे, पेपर देने के बाद बाहर निकले तो अपने मुंह से एक ही शब्द आए, पेपर देके मज़ा आया। क्यों? हम सब ने अच्छी तैयारी करी थी। तो ये जो 15 दिन है ना, बड़े अहमियत रखने वाले हैं। अब आप लोगों के लिए एक अच्छी बात मैं बता दूं, इन 15 दिन को कैसे आपको यूटिलाइज करना है, किस टाइम टेबल और किस स्ट्रेटेजी को अपनाकर आपको अच्छी प्रकार से तैयारी करनी है जो आपको एक पॉजिटिव रिजल्ट की ओर लेके जा सके, आपको मूव अप कर सके, आपको किक आउट कर सके। तो उसके लिए मैं एक अलग से डेडिकेटेड वीडियो बहुत ही जल्दी या तो आज ही शूट कर लूँगा, अदरवाइज कल शूट करके कल आप लोगों के लिए ज़रूर ये वाली वीडियो में डालूंगा, जिसके अंदर मैं आपको बताऊंगा कि ये बच्चे जो आपके 15 या कल 14 दिन हो जाएंगे, इन 14 दिनों के अंदर अपन को खुद को किस प्रकार से प्रिपेयर करना है, ताकि जो 12 मार्च को अपना फर्स्ट पेपर है इंग्लिश का इतना भव्य, इतना शानदार हो। 14 मार्च को अपना जो हिंदी का पेपर है वो बड़ा शानदार हो। उसके बाद आपको संस्कृत का है 16 को, वो भी बड़ा शानदार हो। उसके बाद आपका 18 का है साइंस को, वो भी ज़बरदस्त लाजवाब हो, क्योंकि अपन साइंस की बात करेंगे। तो 18 मार्च को जो अपना साइंस का पेपर होने वाला है वो अपना मेन टारगेट है। क्यों? अपने सब ने, आपने और मैंने आप लोगों के लिए और आप सब ने अपने खुद के लिए मेहनत करी है, और खुद के लिए जो आपने मेहनत करी है उसका पॉजिटिव रिजल्ट आए, इसके लिए मैं भरपूर प्रयत्न करूँगा। उसके बाद 20 मार्च को आपका SST का होगा। देन आपका 23 जो मार्च है उसको आपका मैथमेटिक्स का होने वाला है। मैं सोच भी रहा हूँ आप लोगों में से अगर आपकी इच्छा है तो ज़रूर मुझे कमेंट करके बताना कि मैथ्स की वीडियो भी मैं डालूँ, क्योंकि मैथ्स में भी खासा मैंने देखा है कि मैं चूँकि जनरली टीच करता हूँ तो मुझे ये वहाँ पर देखने को मिलता है कि मैथ्स जो है वो एक वीकर पोर्शन होता है, किसी भी 10th क्लास के स्टूडेंट को आप ले लो चाहे, ठीक है। तो कोशिश करूँ उसके लिए भी, अगर आप लोगों की इच्छा है कमेंट के माध्यम से आप बताते हो तो आपकी इच्छा पर मैं उसकी भी वीडियो आप लोगों के लिए लेकर आ सकता हूँ। फिलहाल देखो अपन यहाँ पर बात करते हैं, अपन चैप्टर फर्स्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं। देखो चैप्टर फर्स्ट के मैं जो क्वेश्चंस बता रहा हूँ इनको आप अच्छी प्रकार से प्रिपेयर कर लेना। अगर इनको आपने प्रिपेयर कर लिया तो आप इस चैप्टर से कहीं पर भी अपना नंबर नहीं गवाओगे, और आपको पूरे में से पूरे जो नंबर है वो प्राप्त होंगे। देखो जो पहला क्वेश्चन है जो मैं आप लोगों के लिए स्पेशली देखो पूरा का पूरा डिजाइन करके सारे क्वेश्चन का कलेक्शन लेकर यहाँ पर आया हूँ, तो ये एकदम से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इनको तो आपको बिल्कुल भी छोड़ना ही नहीं है। आंख बंद हो जाए आपकी, चाहे आपको नींद आ जाए, नींदों में भी कोई आके पूछ ले बेटा इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, तो आपके कंठ से उद्गत होना चाहिए भाई साहब ये होगा, अगले का मुंह 22 हो जाना चाहिए। हो जाएगा? चलिए शुरू करते हैं। देखो पहला जो क्वेश्चन मैं आप लोगों को लेकर आया हूँ वो है स्वस्थ शरीर का रक्तचाप कितना होना चाहिए। देखो ये जो क्वेश्चन है इस साल के लिए जो एक नंबर वाले आपके क्वेश्चन आते हैं उसके लिए मैं सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण या सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट मैं मान रहा हूँ क्या है, जो आपका स्वस्थ शरीर होता है, कोई भी स्वस्थ व्यक्ति, तो उसके शरीर का जो BP है, ब्लड प्रेशर या रक्तचाप जिसको अपन बोलते हैं, वो कितना होना चाहिए। तो आप सभी को पता होना चाहिए मेरे मित्रों 120/80 mmHg, ये है किसी भी स्वस्थ मनुष्य के शरीर का रक्तचाप जो कि होना चाहिए। इसमें देखो आप थोड़ा सा मैं इसको अगर एक्सप्लेन करना चाहूँ तो ये जो पहली वाली वैल्यू है जो कि इस 22 से तुरंत पहले है, ये होती है इसकी सिस्टोलिक वैल्यू, और जो इधर वाली है 80 वो होती है इसकी डायस्टोलिक वैल्यू। देखो सिस्टोलिक वैल्यू क्या होती है, जब आपका हार्ट, अपने इस चैप्टर के अंदर देखो विस्तार से पढ़ा था जो सेकंड चैप्टर अपना उसके अंदर,
आपका देखो जो हार्ट होता है जब वो स्क्वीज होता है, यानी हृदय जब संकुचित होता है, तो अंदर वाला जो, जैसे आप एक गुब्बारे का एग्जांपल अपन उस टाइम पे लिया था, गुब्बारे के अंदर आप लोग पानी डाल लो, पानी डाल के जैसे आप गुब्बारे को पिचकाओगे तो क्या होगा, गुब्बारे का जो जहाँ से छोर होता है, जहाँ से अपन उसके अंदर पानी भरते हैं, उस जगह दबाव पड़ेगा और वो पानी क्या है, बाहर आएगा। ठीक उसी प्रकार से पिचकारी की तरह बाहर आता है ना, ठीक उसी प्रकार जब अपना हृदय सिकुड़ता है तो उस समय अपनी जो धमनियाँ होती हैं या जो अपनी शिराएं होती है फुफ्फुस की तरफ जो जाती है या अदर जो होती है, उनके अंदर एक अचानक दाब बढ़ जाता है। तो जो बढ़ा हुआ दाब है इसी को अपन बोलते हैं सिस्टोलिक, और उसकी वैल्यू जो है वो होती है 120 mmHg। अब बात करते हैं जो नीचे वाली वैल्यू है 80, ये होती है जब हृदय सिकुड़कर वापस से फैलता है। तो वापस फैलता है तो क्या होता है, जो आपके धमनियां शिराएं जो थी, आपकी जो रक्तवाहिनियां थी, उनसे जो रक्त है वो वापस किस में आता है, हृदय में आता है। तो हृदय की तरफ जाएगा तो कम प्रेशर से थोड़ा सा जाता है, और वो जो नॉर्मल प्रेशर जितना होना चाहिए वो कितना है, 80 mmHg। तो अगर आपसे कोई पूछ ले किसी स्वस्थ मनुष्य के शरीर का रक्तचाप कितना होता है, ब्लड प्रेशर की वैल्यू, तो अपन बताएंगे ये होता है 120/80 mmHg। ये ध्यान में रखना। अच्छा, इसके साथ एक रिलेटेड से एक क्वेश्चन आ सकता है कि जो ब्लड प्रेशर है यानी जो रक्तचाप है, इसका मापन किस युक्ति के द्वारा करते हैं। ध्यान रखना, बहुत ही ज्यादा ये इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है। स्फिग्मोमैनोमीटर, स्फिग्मोमैनोमीटर ये है रक्तचाप मापी। इसको आप रक्तचाप मापी हिंदी में बोल सकते हो, लेकिन बेटर है अगर अपन इस वर्ड का यूज करें, अगर एग्जाम में अपन से क्वेश्चन पूछा जाए तो स्फिग्मोमैनोमीटर जो होता है इसका अपन यूज करते हैं किसमें, अपने ब्लड प्रेशर को नापने के लिए। देखो अगला जो महत्वपूर्ण प्रश्न मैं आप लोगों को लेकर आया हूं, वो देखो एक प्रश्न बनता है कि प्रोटीन की कमी से होने वाले रोगों के नाम। देखो आपकी बुक के अंदर ये प्रश्न भी बहुत महत्ता रखता है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रोटीन की कमी से होने वाले देखो 2 रोग हैं, आप सभी को पता है उसके बारे में, क्योंकि हर टीचर ये जो क्वेश्चन होता है ये तो हमेशा हमेशा याद करवाता है। तो जो आपके 2 रोग है, पहला जो रोग है वो है क्वाशियोरकोर। एक तो ये वाला रोग जो कि प्रोटीन की कमी से होता है। अब देखो अगर प्रोटीन की कमी है तब तो क्या होगा, क्वाशियोरकोर जो आपने बुक के अंदर पढ़ा भी कि पेट ऐसे फूल जाता है बच्चों का, है ना, आंखें बाहर आ जाती है। सॉरी थोड़ी मेरी तबीयत खराब है, काफ़ी दिन से खराब है, और यही वीडियो नहीं लेके आने का एक कारण भी है मेरा। क्वाशियोरकोर रोग ये तो होता है प्रोटीन की कमी से। अगर इस प्रोटीन के साथ में अब बच्चे के अंदर पोषण की भी कमी हो जाए, मतलब अगर उसको कुपोषण भी मिल रहा है साथ साथ, मतलब पोषण नहीं मिलता तो कुपोषित है वो, उसके साथ साथ उसको ये जो प्रोटीन की कमी ये भी हो रही है, तब इस स्थिति के अंदर वो एकदम से दुबला पतला हो जाएगा, आंखें अंदर धस जाएगी, एकदम भयानक डरावना सा वो दिखने लग जाएगा कि जाने वाला ही है। तब इस रोग को अपन बोलते हैं मेरस्मस। तो अपन से यदि प्रश्न पूछा जाए कि प्रोटीन की कमी से कौन से रोग हो सकते हैं, तो अपन दोनों नाम बताएंगे, क्योंकि दोनों के अंदर क्या होते हैं, मेजरली जो मेजर मात्रा होती है वो प्रोटीन की, इसके अंदर कमी आ जाती है, ठीक है ना। तो प्रोटीन की कमी से क्वाशियोरकोर और मेरस्मस 2 रोग हो सकते हैं, ध्यान में रखना, इसको महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है। देखो अगला जो प्रश्न है ये भी अपनी महत्ता रखता है। जितने भी आपके विटामिन है, जैसे विटामिन ए है, विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है, तो ये सारी चीजें देखो ये एक तरह से देखा जाए तो वैसे तो नॉर्मल होती है, बट अगर एक टीचर के पर्सपेक्टिव से देखें तो हमें तो देखो सारी चीज़ें ध्यान में रखनी पड़ती है, इसलिए हमें तो लगता है सब कुछ इजी है। लेकिन बच्चों के दृष्टिकोण से देखा जाए तो विटामिन ए के लिए अलग याद रखेगी रोतोंदी होता है, विटामिन बी के अंदर भी अलग अलग पेलेग्रा हो गया, ठीक है, राइबोफ्लेविन हो गया। इस प्रकार से जैसे एस्कॉर्बिक एसिड अगर विटामिन सी की तरफ अपन जाएँ तो उससे स्कर्वी हो गया, विटामिन डी की तरफ अपन जाए तो जिसको कैल्सीफेरॉल अपन बोलते हैं उसकी कमी से जैसे रिकेट्स हो गया। तो ये हमारे लिए तो देखो नॉर्मल सी बात है, लेकिन जब एज ए स्टूडेंट के पर्सपेक्टिव से हम लोग देखें तो स्टूडेंट के लिए ये सारी चीज़ें एक साथ याद कर पाना थोड़ा मुश्किल होता है। हाँ, सारे स्टूडेंट्स के लिए ये चीज़ अप्लाई नहीं होती, लेकिन जो मध्यम दर्जे के विद्यार्थी होते हैं उनके लिए जो चीज़ है ये हमें ध्यान में रखनी पड़ती है। तो इससे जो इंपॉर्टेंट है केवल उन्हीं को मैं बता रहा हूँ। एक तो देखो आपको ध्यान में रखना है विटामिन जो B3 होता है, इसके बारे में, विटामिन B3 को हम बोलते हैं नियासिन, और इसकी कमी से होता है पेलेग्रा रोग, ये जरूर याद कर लेना। एक मैं बात करूं अगर विटामिन सी की, तो देखो विटामिन सी का नाम होता है रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक अम्ल, ठीक है, एस्कॉर्बिक एसिड, और इसकी कमी से स्कर्वी रोग होता है। एक्चुअली आज ही मैं अगर अपनी टैबलेट यहाँ पे मेरे बिल्कुल पास में पड़ी है, एक्चुअली पास में जस्ट मेरी टेबल है, तो आज ही मैं डॉक्टर के पास आ गया हूँ, तो उसने एस्कॉर्बिक एसिड की टैबलेट मेरे को भी दी है, क्योंकि मेरे अंदर विटामिन सी की कमी हो चुकी है। तो विटामिन सी जो है इसको एस्कॉर्बिक एसिड बोलते हैं, टैबलेट के ऊपर एस्कॉर्बिक एसिड लिखा हुआ भी है। इसकी कमी से पता ही है स्कर्वी होता है। मसूड़ों से खून आना किस विटामिन की कमी से होता है, ये प्रश्न बन सकता है। तो विटामिन कौन सा, ये वाला विटामिन सी की कमी से। एक अपन बात करें आगे थोड़ा चल के,
इसका रासायनिक नाम हो चुका है, ठीक है। तो ये मैंने प्रश्न भी बनाया था कि विटामिन सी का जो रासायनिक नाम क्या होता है, तो एस्कॉर्बिक एसिड इसको रसायन के अंदर अपन बोलते हैं, और इसकी कमी से आपको पता चल गया कि स्कर्वी रोग होता है, मसूड़ों से खून आने के कारण भी ये। तो ये देखो, ये आपको याद होना ही होना चाहिए। इसके बाद देखो आगे चलते हैं, एक तो आता है संतुलित भोजन। इसकी परिभाषा देखो, संतुलित भोजन की परिभाषा बहुत ही आसान सी है, ऐसा भोजन जिसके अंदर सभी के सभी पोषक तत्व आवश्यक मात्रा में, भरपूर मात्रा में विद्यमान हो, ऐसा भोजन क्या कहलाता है? संतुलित भोजन कहलाता है। इसकी परिभाषा देखो 1 नंबर के लिए महत्वपूर्ण अपनी महत्ता रखती है, तो इसलिए आपको याद होनी चाहिए। इसके बाद अपन बात करें, एक सब म्यूकस फाइब्रोसिस रोग होता है। तो वो सब म्यूकस फाइब्रोसिस रोग क्या होता है? जब तंबाकू चबाते हैं या गुटखा चबाते हैं, तो गुटखा चबाने से जबड़े की मांसपेशी है ना, वो करते करते ना, जैसे च्युइंगम अपन जैसे चबाते हैं, तो उसके अंदर भी क्या होता है, अपना जबड़ा है वो लगातार क्रियाशील रहता है। और अगर अपन ये टैबोका वगैरह इनका अगर सेवन करते हैं, तो इससे कैंसर होता है। और कैंसर के साथ ही अगर ये सब म्यूकस फाइब्रोसिस हो गया, तो इससे क्या होता है, अपना जो जबड़ा है, देखो ऊपर वाला जबड़ा तो स्थिर है एकदम से, नीचे वाला जबड़ा अपन बोलते हैं तब भी गति करता है, तो ये वाला जबड़ा एकदम से टाइट हो जाता है, इसकी मसल एकदम से जाम हो जाती है। तो ये जो रोग होता है बड़ा खतरनाक होता है वैसे तो, और इस रोग का ही नाम क्या है? सब म्यूकस फाइब्रोसिस है। तो ध्यान रखना, गुटखा चबाने से सब म्यूकस फाइब्रोसिस होता है, जिसके अंदर जो जबड़ा होता है उसकी मांसपेशियां बिल्कुल से कठोर हो जाती है। आगे चलते हैं, देखो जो प्रश्न 2 नंबर का आ सकता है इस चैप्टर से, उसकी मैं बात करता हूं। लास्ट प्रश्न इस चैप्टर के लिए फर्स्ट से अपन ले रहे हैं, वो है दूषित जल के दुष्प्रभाव। देखो जो दूषित जल होता है उसके सेवन से कौन कौन से दुष्प्रभाव हो सकते हैं, ये महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है। मैंने बताया भी था, आपकी बुक के अंदर इसको अलग से मेंशन भी किया हुआ है। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल जो है ये आपके पेपर के अंदर डेफिनेट सी बात है, आपको वहां पर मिलेगा ही मिलेगा, मुझे ऐसा लगता है, मेरा ऐसा मानना है, मेरा ऐसा विश्वास है, ठीक है। देखो दूषित जल पिएंगे पर बहुत सारे हैं, किताब के अंदर आपको मिल जाएंगे। जैसे दूषित जल का आप सेवन करते हो तो इससे जो हैजा है ये फैलता है, बिल्कुल ठीक है। दूषित जल का अपन सेवन करते हो तो नाना प्रकार की बीमारियों के हम लोग शिकार हो जाते हैं, और इन्हीं सब बीमारियों से बचना जरूरी है। तो इसलिए जो दूषित जल है वो हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही ज़्यादा हानिकारक है। देखो ये जो प्रश्न आज अपने डिस्कस किए हैं, हो सकता है कि मेरा जो आज बताने का तरीका हो वो थोड़ा सा पटपटा लगाओ, क्योंकि यूजुअली मैं काफ़ी एनर्जेटिक होता हूँ, और अब थोड़ा सा बीमारी के कारण मैं थोड़ा सा डाउन पड़ रहा हूँ। मुझे भी फील हो रहा है, मुझे भी अजीब सा लग रहा है, क्योंकि अदरवाइज मेरी जो स्पीड होती है बोली वो काफ़ी फास्ट होती है, पर आज वो स्पीड भी एकदम से स्लो सी पड़ी है। तो देखो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों का जो भविष्य है इस रिजल्ट के माध्यम से, जो बचे हुए 15 दिन है इनके अंदर आप लोग इतनी जमकर तैयारी करो कि मुझे आप पेपर देने के बाद या कैश को रिजल्ट आने के बाद आप कह सकोगे हाँ मैंने जो कुछ किया था वो आपके कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत जरूर काम आया। तो मुझे बड़ी खुशी होगी और एक इंटरनल मेरे को हैप्पीनेस मिलेगी, जो मेरी बीमारी को शॉर्ट मार के भगा देगी। तो इसी के साथ देखो आज की वीडियो की तो मैं करता हूँ यहीं पर समाप्ति। अगली जो वीडियो होगी डेफिनेट सी बात है, उसके अंदर मैं चैप्टर नंबर 2 की अपन बात करें। चैप्टर नंबर 2 बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे एक बड़ा क्वेश्चन अपन को मिलेगा, और उस बड़े क्वेश्चन के अंदर भी क्या होंगे मैं आपको केवल 3 ही टॉपिक बताऊंगा, उनसे बाहर कुछ नहीं आएगा, ठीक है, पक्की बात है। आएगा तो वो उसके अथवा में आएगा, लेकिन आपको अथवा के ऊपर वाला इतना अच्छी प्रकार से रिपीट करना है कि आपको अथवा की तरफ जाना ही नहीं पड़े, ठीक है। तो उसकी अपन अगली वीडियो के अंदर बात करते हैं। और डेफिनेट सी बात है कि जो आपकी स्ट्रेटेजी वाला प्लान है ना, ये मैं जरूर लेके आने वाला हूँ। हो सकता है मैं अभी शूट कर लूँ, हो सकता है मैं कल शूट करके आप लोगों को वीडियो प्रोवाइड कर दूँगा। स्ट्रेटेजी बना के पढ़ोगे तभी अच्छा रिजल्ट मिलेगा। देखो 2 चीज़ें होती है, मैं आपको बताना चाहूँगा। एक तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ हार्ड वर्क, एक यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ स्मार्ट वर्क। देखो हार्ड वर्क कौन करते हैं? जो अपने आप को ज़्यादा होशियार समझते हैं, लेकिन स्मार्ट वर्क कौन करते हैं? जो सच में ज़्यादा होशियार होता है। आपने अकबर बीरबल का नाम सुना होगा। देखो अकबर जो था वो राजा था, बड़ा महान राजा था। बीरबल क्या था? वो उसका दरबारी था। बीरबल बुद्धि के मामले में बड़ा तीक्ष्ण था, बीरबल बड़ा हार्ड वर्क करता था। लेकिन जो आपके अकबर है वो हार्ड वर्क नहीं करता था, वो स्मार्ट वर्क करता था। उसने बीरबल को अपना दरबारी बना के रखा था। हालांकि अकबर का दिमाग कहने वाले कहते हैं कि इतना तीव्र नहीं था, लेकिन बीरबल ज़्यादा तीव्र था। क्यों? क्योंकि वो स्मार्ट वर्क करता था। वो अपने से ज़्यादा हार्ड वर्किंग व्यक्ति को अपने मंत्रिमंडल के अंदर रखता था, ताकि हार्ड वर्क वो करे और स्मार्ट वर्क जो होता है ना वो उसके पास है। तो ध्यान रखना, आपको हार्ड वर्क करना ही नहीं है। हार्ड वर्क केवल आपको हार्ड वर्कर बना देगा, लेकिन स्मार्ट वर्क जो है ना वो आपको मेरिट में ला देगा, ठीक है। तो आपको स्मार्ट वर्क करना है, और स्मार्ट वर्क के माध्यम से अपन अगली वीडियो के अंदर मिलेंगे। और ज़रूर मैं आपको स्ट्रेटेजी जो है ना जो बताऊंगा उसका फॉलो करोगे तो निश्चित रूप से आपको भरपूर सफलता का सामना या भरपूर सफलता जो है वो खुद चलकर आपके चरणों के अंदर समर्पित होकर आएगी। तो इसी के साथ इस वीडियो की तो करता हूँ यहीं पर समाप्ति। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है और मैथ्स के बारे में भी आप अपनी क्या राय देना चाहते हैं, अगर आप अपनी राय देते हैं तो डेफिनेट सी बात है मैं आप लोगों के लिए वो भी सहायता यहाँ पर उपलब्ध करवाऊंगा। इसी के साथ करता हूँ वीडियो की समाप्ति। कैसी लगी वीडियो बताना जरूर नीचे कमेंट्स के माध्यम से। जय हिंद, वंदे।